नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी पीटी स्पेशल की 25वीं क्लास है। बीच में क्लास ब्रेक डाउन हुआ था क्योंकि मेरी सेहत सही नहीं थी। हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पीटी स्पेशल में इतिहास पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया था और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत किया था और हमारा कारवां पहुंचा था 24 क्लास हमने पूरा किया, जिसमें हमने आदिवासी विद्रोह को पढ़ लिया था। हमने 1857 के विद्रोह को समझ लिया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आपने कुछ नाम सुन रखा होगा, अगर आपने इतिहास की पढ़ाई नहीं की है फिर भी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये सारे जो नाम हैं इनको आपने सुन रखा होगा। ये सारे नाम इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उनकी हम चर्चा करेंगे। हम यह चर्चा करेंगे कि उससे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे और उनका भारत के समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या बदलाव उसके बाद हुए। तो इस क्लास में जो है हम सबसे पहले भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन क्यों शुरू हुए इसके कारण को समझेंगे। उसके बाद में वो किस तरीके से काम कर रहे थे, उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, टेंडेंसी क्या थी, उसको समझेंगे। उसके बाद में उसके स्वरूप को समझेंगे और उसके बाद में परिणाम और उसके बाद में उसकी सीमाएं या आलोचनाएं कि वो कितना सही थे या कितना गलत थे। तो जो पहली हेडिंग होगी हमारी वो होगी कि कारण क्या था। किसका कारण? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत होने का कारण क्या था, इसको हम समझेंगे। तो 19वीं सदी जो है आपकी, जो 19वीं सदी है, ये पूरे उथल पुथल का काल रहा है। ठीक है, जो पूरी 19वीं सदी है ये पूरी दुनिया के लिए बदलाव का काल रहा है, क्योंकि इसी सदी में बहुत सारे नए बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े बदलाव और बहुत बड़े बड़े जो है नए कीर्तिमान स्थापित हुए, नए प्रतिमान स्थापित हुए, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। तो जब पूरी दुनिया में हुआ तो उसका असर भारत में भी पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या नए नए खोज का दौर हो, वो सब 19वीं सदी में ही होते हैं। 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेकर के 1899 तक। इस बीच के पीरियड को ही 19वीं सदी कहा जाता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं सदी को लेकर के। ये समस्या है, ये जेन्युइन समस्या है, लेकिन ये समस्या समय निर्धारण का जो विधि है उसमें है। इसीलिए जो सदी होती है हमेशा एक साल जो है एक सदी पीछे होती है। यानी कि जब आप 19वीं सदी की बात कर रहे होते हैं तो आप 1801 से लेकर के 1899 ईस्वी तक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है होना शुरू हुए। उसकी वजह थी कि भारत में एक विदेशी शक्ति शासन कर रही थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्थापित थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बहुत कम संख्या में ब्रिटिशर्स भारत में आए और उन्होंने देखते ही देखते पूरे भारतीय भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके दिमाग में बनना चाहिए कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग करके अंग्रेज इतनी आसानी से अपने वर्चस्व को बनाए रख पाते थे। क्योंकि
अंग्रेज से पहले मुगल हों, अफगान हों या और विदेशी शक्तियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और छोटे या बड़े भूभाग पर राज किया, वो एक बड़ी सेना लेकर के आते थे, बड़ी संख्या में आते थे और भारतीय राजाओं को पराजित करते थे, फिर उनके राज्य का अधिग्रहण करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। कभी ब्रिटेन से कोई सेना लेकर के हमला करने भारत पर नहीं आए। वो एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आए और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक मौके को देखा और उस मौके को भुनाने में लग गए। तो इस बात को समझना होगा कि अंग्रेज भारत में स्थापित बहुत आसानी से कैसे हुए। देखिए, किसी जनता पर राज करने का दो तरीका होता है। व्यवहारिक पक्ष में कहें तो दो तरीका होता है। एक तरीका ये है कि आप उन्हें कन्विंस कर दें कि जो राज करने वाला व्यक्ति है उसका अधिकार है राज करना और जनता इस बात को स्वीकार कर ले। जो दूसरा तरीका होता है कि आप जबरदस्ती किसी पर राज करें। तो जो पहला तरीका है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो है तरीका है, ये लंबे समय तक लंबी दूरी तय करता है, क्योंकि जब जनता आपको राजा मान ले, आपको सरकार मान ले, तभी आप उस पर राज लंबे समय तक कर पाएंगे। जबरदस्ती किसी पर राज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा, लेकिन अगर आप जनता पर राज कर रहे हैं तो आपको उसको ये कन्विंस करवाना होगा, ये बात उसको समझानी होगी कि आप उसके लिए बेहतर हैं और जो वर्तमान स्थितियां हैं उससे आप बेहतर उनके लिए कर सकते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में भारत जो है बटा हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी भारत में आप 10 किलोमीटर यात्रा कर लीजिए तो भाषा बदल जाती है। बहुत सारे सेक्ट हैं, धार्मिक मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं, कुल मिलाकर के विविधता बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों का एक दूसरे से टकराव बहुत ज्यादा होता था। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी। जब वो यहाँ पर आए उन्होंने इस चीज को देखा और इसका उन्होंने फायदा उठाना शुरू किया। तो वो धीरे धीरे ये समझाने लगे कि तुम लोगों को यानी कि इंडियंस को अगर जो है विकास करना है, समृद्धि लानी है, तो उसके लिए अंग्रेजों के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो कई तरीके से जो है गुलामी स्थापित की जाती है। एक तो राजनीतिक गुलामी होता है। हमें 1947 में राजनीतिक आज़ादी मिल गई, लेकिन कुछ गुलामियां ऐसी होती हैं जो राजनीतिक ना होकर के सामाजिक और धार्मिक होती हैं। जब सामाजिक एवं धार्मिक तथ्यों के आधार पर आपको गुलाम बना लिया जाए, आपके ऊपर नई संस्कृतियों के नियम मानदंड को थोप दिए जाएं, तो ये एक सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गुलामी होती है। तो अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस पक्ष पर भी खूब मेहनत किया और इसीलिए ये आज आपके सिलेबस का हिस्सा भी है कि भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। तो ये अंग्रेजों की उन्हीं नीतियों के खिलाफ थे जिनको वो भारत में प्रचारित करके अपनी स्थिति को क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। अंग्रेज कहते थे कि जो भारतीय हैं ये पुराने नियम कानूनों में बंधे हुए हैं, जाति पात में बंधे हुए हैं, नारियों के लिए समानता की स्थिति नहीं है और ये छोटे जो है अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए इनमें सांप्रदायिकता की भावना है। तो इन सारी कमियों को बार बार उजागर करके भारतीयों को हीन दिखाने की कोशिश करते थे और वो ये समझाना चाह रहे थे, ये समझा रहे थे कि जो अंग्रेज है वो उनके मुक्तिदाता हैं। और इसके लिए उन्होंने सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर भी खूब सारे प्रचार प्रसार इसमें किए। लेकिन एक समय आते आते जब भारत के कुछ नए पढ़े लिखे लोग जो कि जो है अंग्रेजी पढ़ रहे थे या ब्रिटेन में जाकर के पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्होंने पढ़ाई किया और उनको ये लगा कि जो जितनी भी नीतियां अंग्रेजों की हैं, जो अच्छी नीतियां बना करके जो है इंडिया के मार्केट में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी औपनिवेशिक
जो इनकी नीतियां हैं और उनके निहितार्थ हैं उसके लिए है। तो जब बुद्धिजीवियों को ये पता लगा तो उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। अब मोर्चा खोलने के लिए दो टास्क थे उनके पास। एक टास्क था कि सबसे पहले अंग्रेजों की कूटनीति को समझना। जो पहला टास्क था कूटनीति को समझना कि आखिर वो कर क्या रही हैं, और दूसरा था कि अपने अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार लाना। ठीक है, तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार लाना। तो इन दो स्तर पर जो है उनको काम करना था। तो इनकी अंग्रेजों की कूटनीति को समझने के लिए उन्होंने उनके बारे में जानना शुरू किया और धीरे धीरे बात क्लियर होती चली गई कि वो अपने व्यापारिक हित के लिए, अपने औपनिवेशिक हित के लिए ये सामाजिक सुधार या जो है इसकी धार्मिक सुधार की लोग बात करते हैं और अपनी श्रेष्ठता की बात करते हैं। और कमियों का जो सुधार वाला पक्ष है, वास्तव में भारतीय समाज में उस वक्त बहुत सारी कमियां थी, चाहे महिलाओं की स्थिति को लेकर के हो, चाहे जाति पात को लेकर के हो, या छोटे छोटे संप्रदायों के बटे होने के कारण सांप्रदायिकता को लेकर के हो, या बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनसे समाज में एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि एक रूपता, एक समानता दिखाई नहीं देती थी। 19वीं सदी में ही जो बड़े बड़े मानवतावादी विचार हैं, तर्कवाद, विज्ञानवाद, ये सब आए, तो इनकी वजह से हुआ क्या कि यूरोप में जो उथल पुथल की स्थिति जन्म ली, उसका एक असर भारत में भी देखने को मिला। क्योंकि संविधान की बात होने लगी, कानून का बात होने लगा, अधिकार की बात होने लगी, ठीक है, कर्तव्य की बात होने लगा। तो इससे हुआ क्या कि वो सारे जो है मूल्य और मानदंड धीरे धीरे क्षण करके भारत में भी आने लगे। और बुद्धिजीवियों ने जब उनका अध्ययन किया तो वो भारतीय समाज में भी उस सुधार के लिए क्या किए, प्रयास किए। उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। एक ब्रिटिश कवि, पत्रकार और लेखक हुए हैं रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग, इनके बारे में आप पढ़िएगा। तो रूडयार्ड किपलिंग एक कवि थे जो कविता लिखते थे, पत्रकार भी थे और छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, लघु कथाएं लिखते थे। तो रूडयार्ड किपलिंग का एक कविता है जिसका शीर्षक था व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन। अमेरिका और फिलीपींस में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के दौरान जो अमेरिका वासी थे, अमेरिका के जो सैनिक थे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए रूडयार्ड किपलिंग ने एक कविता लिखा जिसे शीर्षक दिया व्हाइट मैन बर्डन। और इसमें जो बात उन्होंने बताई कि जो श्वेत है उनकी जिम्मेदारी है इन अश्वेतों को असभ्यता से बाहर लाना। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि जो ये औपनिवेशिक शासन है ये जरूरी है उनके लिए जो अश्वेत हैं, क्योंकि वो असभ्य हैं, वो बर्बर हैं, जंगली हैं, उनको सुधारने का कोई और तरीका नहीं है। तो रूडयार्ड किपलिंग के इस अवधारणा के विपरीत भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने मोर्चा खोला और सामाजिक सुधार आंदोलन का कारण भी ये बना। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करना शुरू करेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए और इसका भारतीय समाज पर असर क्या हुआ। और उसके बाद में हम आगे जो इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती, इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, इनके कार्य को भी पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।